आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के लिए, आप लोगों के। मैं आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं और ये यूपीएससी 2018 के अंदर पूछा गया एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। यकीन मानिए बहुत लाजवाब लेवल पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कितने अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द, अच्छा यहाँ पर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पूछा गया है, लेकिन मेरा मानना ये है ये करंट अफेयर्स का ही एक पार्ट है। अगर आप लोग ईमानदारी से इसमें भी न्यूज़पेपर से ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, डेप्थ में न्यूज़पेपर को ध्यान से देख रहे होंगे, तो आई कैन गारंटी तभी आप ये क्वेश्चन को हाथ लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का एक बिहेवियर और है, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का हिंट जो है वो आपके इस क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है। ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बी बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन। अब इनमें से ये साफ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर मैंने हो सकता है पिछले किसी क्वेश्चन में बताया हो कि पूरी स्टेटमेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का बिहेवियर इस तरीके से था। इस क्वेश्चन का बिहेवियर इस तरीके से है कि यहाँ पर आपको चारों के चारों स्टेटमेंट्स को ईमानदारी से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। इन चारों की चारों स्टेटमेंट्स को ईमानदारी से और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ये याद रखना। कई जगह पर क्वेश्चन की वैरायटी के अंदर आपको सिर्फ हिंट देखना होता है या ऊपर ऊपर की चीज़ें देखनी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। कार्बन फर्टिलाइजेशन, नाम से कहीं ना कहीं कार्बन का जिक्र आ रहा है और फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ रहा है। जब भी कार्बन को एग्रीकल्चर से वो आप कनेक्ट करेंगे तो आपको CO2 की याद आनी चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक वर्ड ऐसा है जो कहीं ना कहीं या तो एग्रीकल्चर से या फिर एनवायरनमेंट से, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर से कनेक्ट होता हुआ ज़्यादा दिखाई देता है। और अगर ये कनेक्ट होगा एग्रीकल्चर से तो उसमें CO2 के अलावा कोई आपको ज़्यादा चीज़ दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर ये इन्वायरमेंट से कनेक्ट होगा तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर CH4 मीथेन गैस ज़्यादा दिखाई देगी। असलियत में आपका यहीं पर हिंट छिपा हुआ है। समझे कि असलियत में मामला क्या है। अब यहाँ क्योंकि वर्ड फर्टिलाइजेशन का है तो फर्टिलाइजेशन ज़्यादा करीब है किसके, एग्रीकल्चर के। इंक्रीज्ड, ए पॉइंट है, इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ ये वर्ड दिखाई दे रहा है इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ। समझे कि इसमें जैसे जैसे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, समझे, प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ेगी, यानी ज़्यादा CO2 होगी तो प्लांट्स की ग्रोथ भी बढ़ेगी। दूसरा, इंक्रीज्ड टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। ये भी कुछ करीब लग रहा है, ए और बी बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज्ड एसिडिटी ऑफ ओशियंस, ये तो आप ज़्यादा देर तक क्या नाम है झेल नहीं सकते, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। इसका एसिडिटी ऑफ ओशियंस से ज़्यादा सा, बहुत ज़्यादा सा लेना देना नहीं है, कार्बन फर्टिलाइजेशन से तो खासकर। अडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ टू क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। कि भैया ऑल लिविंग बींग्स जितने भी हैं वो क्लाइमेट चेंज के अनुसार अपने आप को कितना ज़्यादा अनुकूलन करते हैं, अडेप्टेशन करते हैं, इसके ऊपर। तो फोर्थ ऑप्शन तो सीधा सीधा नकार दिया, क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज्ड एसिडिटी जो है ओशियन से, मैंने कहा इसको भी नकार दिया जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। दोस्तों इन दोनों के अंदर आपको जो करीब लगेगा वो आपको अपने मन की बात सुननी है कि भैया ज़्यादा करीब CO2 और एग्रीकल्चर लग रहे हैं। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन, कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स, फर्टाइल एंड ऑल, कहीं ना कहीं यही टर्म्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, एटलीस्ट अनटिल अनलेस, जब तक कि आप अखबार के अंदर इस तरीके का कार्बन फर्टिलाइजेशन एक वर्ड स्पेसिफिकली किसी दूसरी गैस या दूसरे एटमॉस्फेरिक चीज़ों से रिलेटेड ना पढ़ लें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ आप ऐसे में, मैं ये सजेशन दूंगा, रिस्क लेना या तुक्का मारना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन कई बार अंतर्मन से अगर आप देखें और लॉजिकली बात को देखें तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कार्बन फर्टिलाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर के कनेक्शन में है, यानी एग्रीकल्चर से पास है। कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 कहीं भी इस दूर दूर तक इस पूरे क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किए गए, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ पर CO2 की ही बात की गई एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में CO2 का इंक्रीज्ड टेम्परेचर के फर्टिलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्लांट ग्रोथ से फर्टिलाइजेशन का लेना देना है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है ए ऑप्शन के पास ज़्यादा बैठता है। इसीलिए इन चारों ऑप्शंस को पढ़ो और ये असलियत में एक लॉजिकल क्वेश्चन था।
ये असलियत में एक लॉजिकल बढ़िया लेवल का लॉजिकल क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देंगे, देखेंगे और कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ के उनका एक छोटा सा नोट बना लेंगे। एक और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि यूपीएससी 2017 यानी 2017 का है। इसके अंदर आपसे एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो यूपीएससी अक्सर आप लोगों से पूछती है उसके बारे में है। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी यानी पेज, ये अ यूनाइटेड नेशंस मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज्ड एट, यानी ये पेज जिसका टारगेट ये था वो कब इमर्ज हुआ, कैसे इमर्ज हुआ। क्वेश्चन का बिहेवियर देखिए कि कहीं ना कहीं ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पूछ रहा है और इस इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर आप ये देखिए कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर यानी समावेशी विकास के ऊपर जितने भी सेशंस हुए हैं, जितने भी इसकी मीटिंग्स हुई हैं, सारे के सारे सेशंस, सारी की सारी मीटिंग्स की सीरीज़ को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। ये आपको हमेशा करना है। ऐसे में ये प्योरली एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी नॉलेज की कंफर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा अच्छे से पता है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था तो बच्चे जो हैं वो ये कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का है और करंट अफेयर्स 1 या 2 साल पुराने आते हैं, इसलिए हम 2015 लगाएंगे या 2016 लगाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वहाँ पर बच्चा दूसरी जगह और फंसेगा क्या, क्योंकि वो ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहा है और ग्रीन इकोनॉमी का मतलब वो अगर लगाएगा क्लाइमेट चेंज तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 सीपे सो ये कहेगा। यानी कहीं ना कहीं ग्रीन इकोनॉमी का नाम आते ही वो सी के ऊपर टिका हुआ नज़र आएगा। दूसरी तरफ अगर वही ना ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी, अगर थोड़ा सा किसी का दिमाग ज़्यादा काम कर गया, थोड़ा सा किसी का दिमाग ज़्यादा काम कर गया या वो तीनों ऑप्शंस में एक कॉमन चीज़ ढूंढेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है सी को रिजेक्ट कर दे, लेकिन वो अपने दिमाग में एक बात मान लेगा कि यार वो मेरे से हो सकता है ये फैक्ट छूट गया हो, लेकिन क्वेश्चन तो 2016 का ही है इसलिए मैं 2016 लगा देता हूँ। अगर किस किस के मन में इस तरीके की बात आती है दोस्तों मुझे बता देना। ऐसी जब चीज़ें आती हैं बच्चों के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, विचार आते हैं, तो ऐसे में क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि आप समझिए ये क्वेश्चन ट्रिकी था और बहुत ही बारीक नॉलेज वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर क्यों इसमें समस्या समझिए क्या होता है कि असलियत में 2012 में एक समिट होता है Rio+20, यानी 20 देश इसके अंदर बैठकर डिस्कस करते हैं, लेकिन हुआ कब था 2012 में। इसमें असलियत में इसी के बिहाफ पर एक पेज नाम की जो ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप वो लब्य बना था, जो भी पूरा एक प्रोग्राम बना था ये 2013 में बना था। जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो रियो डी जेनेरियो 2012 तो पढ़ेगा, लेकिन 2013 की ये जो पेज बनने की खबर होगी ये किसी कॉलम के अंदर आधी अधूरी खबर के साथ लिखी हुई होती है। यहाँ पर जिसने डेप्थ में इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ रखा होगा, केवल वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हाथ लगा सकता है, वरना नहीं। वो सिर्फ तुक्का मार के आएगा और मेरा मानना ये है कि तुक्का गलत होता है। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के अंदर मेरी बात से सहमत हो और कितने स्टूडेंट्स ने बी और सी और डी के ऊपर ऑप्शन को ट्राई किया था,
या दिमाग में आया था वो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये क्वेश्चन, क्या मेरा पढ़ाने का तरीका वो बिल्कुल सही है जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही आंसर इसका बी था। सजेशन आपका इस क्वेश्चन में ये है कि यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ओजोन लेयर से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स होते हैं, जितनी भी समिट्स होती हैं, जितने भी सेशंस होते हैं, सबके ऊपर बारीकी से नज़र बनाए रखें, सबके ऊपर बारीकी से नज़र बनाए रखें और क्वेश्चंस करते रहें। दोस्तों, बहुत अच्छे से अगर आप इसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो यकीन मानिए 4 से 5 क्वेश्चन यूनाइटेड नेशंस के बारे में ऐसे ही घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। और अगर आपने क्लाइमेट चेंज या इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक अच्छे से कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी इस तरीके के क्वेश्चंस में। यूपीएससी 2018 का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं 2018 के इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये पूछ रहा है डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। दोस्तों, इकोलॉजी इन्वायरमेंट को देखते हुए ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे समझिएगा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंदर जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैं ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैगा अगर आप देखें तो ये एक ट्राइबल ग्रुप है, ये एक ट्राइबल ग्रुप है, हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स। बैगा को हैबिटेट राइट्स दिए गए पहली बार भारत में, दूसरे ऑप्शन में कहा गया। तीसरे ऑप्शन में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक खेलनी होती है। ट्रिक ये है कि पहले वाला फॉरेस्ट राइट्स एक्ट नॉर्मली हर बच्चे को पढ़ना होता है। नॉर्मली हर बच्चे को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में एक छोटा सा 10-12 पॉइंट्स का एक शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा और उसमें आपको ये वर्ड पूछा जाएगा क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ये डेफिनेशन आती है कि होती क्या है, कि जिसके अंदर जंगली जानवरों की जो हैबिटेट है, जो घर हैं या जिस जगह पर वो रहते हैं वो कितने ज़्यादा खतरे में हैं। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैगाज हैज़ बीन गिवन हैबिटेट राइट्स। ये बिल्कुल ठीक बात है। 2016 के अंदर बैगा को हैबिटेट राइट्स दिए गए थे। अब ये जो ट्राइबल ग्रुप है इसके बारे में पढ़ लेंगे कि ये एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद है, रहते हैं, पाए जाते हैं। ये लोग फॉरेस्ट कल्टीवेशन, फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी जंगल के उत्पादों, पहला फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी जंगल के उत्पाद, दूसरा ये लोग डिपेंडेंट होते हैं जंगल के उत्पादों के बाद, क्या नाम है, जो झूम कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पहले ये 5 साल एक जगह खेती कर ली, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, तो ये हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम कृषि। उसके बाद ये फिशिंग यानी मछली पालन पर डिपेंडेंट होते हैं। शॉर्ट में ये है कि ये इनके काम हो गए, छोटा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन तीसरा पॉइंट ये कह रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कि ठीक है ये मिनिस्ट्री है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सारा पेज यहाँ पर है जिसमें ये कह रहा है डिक्लेयर्स। यहाँ ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसके अंदर इस मिनिस्ट्री के कामों को भी एक्सप्लेन करके बताया गया है कि इसमें क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं या क्या करना है। इसमें ही क्लियर किया गया है कि मिनिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ
गाइडलाइन देगी। मिनिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन देगी। गाइडलाइन ये देगी, मिनिस्ट्री गाइडलाइन देगी, और गाइडलाइन भी सिर्फ और सिर्फ ये देगी कि भैया देखो ध्यान से कि इस ट्राइबल ग्रुप को ये मतलब ट्राइबल सभी भारत के सभी ट्राइबल ग्रुप्स को बेसिक क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन एफआरए एक्ट के अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि किस ट्राइबल को क्या फ़ायदा मिलेगा या किस ट्राइबल को क्या छूट मिलनी चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी डिसाइड करती है। यानी यहीं आकर आपका सवाल जो है वो डिसाइड हो जाता है कि कौन सा करेक्ट है। और एक बात और याद रख लेना, करेक्ट, इनकरेक्ट, रॉन्ग, राइट जैसे वर्ड्स के ऊपर सर्कल ज़रूर कर लेना कि इसमें आपने करेक्ट ढूंढना है। तो 3 वाला, थर्ड वाला पार्ट गलत हो गया। यहाँ सबसे पहले एक बात और याद रखिएगा, बहुत से बच्चे, क्योंकि तीनों जगह पर है, ये कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में तीनों में 3 था वो ठीक था, तो बच्चा अमूमन ये मान लेता है कि एक ऑप्शन जो तीनों में ठीक है वो ठीक ही होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। जैसा कि इस एग्जाम्पल में है, तीसरा गलत है और तीनों में 3 है, तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपका 1 और 2 ठीक हो गया, ए पार्ट जो है वो ठीक हो गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं। तो यूपीएससी में किसी एक टिपिकल या पर्टिकुलर हार्डकोर माइंडसेट के साथ ना जाएं, रिजिड माइंडसेट के साथ ना जाएं कि ये ही होगा और ये ही नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है इस माइंडसेट के साथ जाएं, और इसलिए जो चीज़ अच्छे से आती है उसी को करें, बाकी क्वेश्चन को ना करें। क्वेश्चन छोड़ना आपका अधिकार है, लेकिन करना जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अगले क्वेश्चन को अगले तरीके से। थैंक